अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आप सभी को पता है कोरोना पेंडेमिक की दूसरी लहर चल रही है। इस पेंडेमिक से भी खतरनाक एक बीमारी है जिसको इन्फोडेमिक कहा जाता है, यानी कि व्हाट्सएप और तरह तरह के सोशल मीडियाज में एक यूनिवर्सिटी चल रही है जिसके प्रोफेसर्स भ्रम की स्थिति बना रहे हैं, तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते हुए। कई तो यहाँ तक कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। यदि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, कोरोना काल नहीं है, तो एटलीस्ट एक संक्रमण काल तो है जिसमें लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन देखी जा सकती है। खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने अपने पूरे टेन्योर में उसमें हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। अब ये जो भी बीमारी है, इसको फ्लू कहें, इसको वायरस कहें, इतना जरूर हमें पता चला है कि वह बीमारी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ये जो वायरस है ये आपके फेफड़ों के ऊपर सीधा अटैक करता है और लंग्स को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर देता है। इस समय में हमें अपने फेफड़ों को सबसे ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत है। फेफड़ों की मजबूती किस चीज पर निर्भर करती है? हमारे शरीर में तरह तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। फेफड़ों के लिए जो ग्लैंड जिम्मेदार है फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो थाइमस ग्लैंड होता है जो एग्जैक्टली हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है और जस्ट अबव दी हार्ट। थाइमस ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसे थाइमोसिन कहा जाता है। थाइमोसिन जो जूस है उसमें से टी सेल नाम की एंटीबॉडीज निकलती हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तो बनाती हैं, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों को मजबूत करती हैं और लिम्फ नोड्स और स्प्लीन को भी मजबूत करती है। थाइमस ग्लैंड एज ऑफ पबर्टी तक आते आते डीएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उस पर फैट जमना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बॉडी का विकास होता है उस पर फैट जमना शुरू हो जाता है, खास करके वो लोग जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अब मुद्दा ये है कि इस वायरस से बचने के लिए और थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने के लिए, थाइमोसिन जूस को निकालने के लिए और हमारे लंग्स, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ योगासन हैं जो आपको इस बीमारी से लड़ने में सहायता तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी बड़ी तेजी से विकसित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास हैं। सबसे पहले है सुप्त वज्रासन। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद धीरे धीरे हाथों और कोहनियों का सहारा लेते हुए हमें पीछे की तरफ जाना है। इस तरह से हमें पैरों को बिना उठाए, घुटनों को बिना उठाए और अपना चोटी वाला हिस्सा जो कर सकते हैं वो अपना फोरहेड, पैरों को एडजस्ट करते हुए इस तरह से रखें। सांसों पे कंट्रोल। हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, हाथों को थाइज पे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से हाथों का सहारा लेते हुए हम ऊपर आएंगे। जो लोग ये आसन नहीं कर सकते, चाहे घुटनों की वजह से, कमर की वजह से, किसी भी वजह से ये आसन नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक अल्टरनेट है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग ये करने में सक्षम नहीं है। जो सक्षम है वो ये आसन जरूर करें। सेतुबंध सर्वांग आसन ये अल्टरनेट है। जो सुप्त वज्रासन कर सकते हैं वो सुप्त वज्रासन करें और सेतुबंध को स्किप कर दें। सेतुबंध के लिए इस तरह से हमें अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। लंबे गहरे श्वास। सुप्त वज्रासन में 30 सेकंड से 1 मिनट की अवधि है एक साइकिल में रुकने के लिए। और सेतुबंध सर्वांग आसन जो ये आसन है इसमें 5 मिनट तक आपको कम से कम रुकने की प्रैक्टिस डाल लेनी चाहिए। यदि इस तरह से आप नहीं रुक पाते हैं तो हाथों का सपोर्ट देके आप रुक सकते हैं। आसनों का फायदा तभी होता है जब आप अंतिम अवस्था में कुछ देर तक रुकते हैं। धीरे से नीचे आएंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। सुप्त वज्रासन या सेतुबंध सर्वांग आसन के बाद हमारा अगला आसन आता है शशांक आसन।
उसी तरह से वज्रासन की मुद्रा में हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ जाएंगे, सर को जमीन पर लगा देंगे। ये बाल आसन की मुद्रा है। बाल आसन में 25 से 30 सेकंड तक रुकने के बाद घुटनों को थोड़ा सा खोल लेंगे, आपकी योगा मैट की चौड़ाई के बराबर, और हाथों को आगे ले जाते हुए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधी करके ऊपर की तरफ खिंचाव डालेंगे। पैर और घुटने जमीन पर ही रहेंगे और शरीर को आगे की तरफ खींचते रहेंगे। पेट को फुलाते हुए सांस लेनी है और सही तरीका सांस लेने का यही है। जब सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर चला जाएगा। वापिस से आएंगे, इसके बाद हमारा अगला आसन है ऊष्टर आसन। इस तरह से हम अपने पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे। ऊपर उठते हुए एक हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एड़ी, राइट हैंड से राइट एड़ी। कोशिश करेंगे हमारी जो नेवल है वो घुटनों के बराबर ही रहे। पीछे देखेंगे, गर्दन को मैक्सिमम पीछे की तरफ झुका देंगे। इसी तरह से वापस आते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारा अगला आसन है अधोमुख श्वानासन और भुजंग आसन। इन दोनों को हमें इकट्ठा ही करना है। पर्वतासन की पोज में आएंगे, हाथों से प्रेशर डालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ियां जमीन को छू दें। अगर नहीं छू पाती तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। इस तरह से हम पीछे अपने शरीर को धकेलते हुए, नीचे नेवल को देखते हुए, अपनी नाभि को देखते हुए पीछे की तरफ चले जाते जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए, और सर को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। अधोमुख श्वानासन में 20 से 25 सेकंड रुकने के बाद हमें भुजंगासन करना है। पैर हमारे वहीं रहेंगे, टोज को रोल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, चेस्ट में श्वास भरते हुए। शोल्डर्स को आगे नहीं झुकाना है, शोल्डर्स पीछे की तरफ ही जाएंगे। पैर लेटे हुए, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद कोशिश करेंगे 25 से 30 सेकंड हम वहां रुकें। ये एक आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति को 5 बार करना है। वापिस से वज्रासन। योगिक क्रिया की मैंने अपनी सीरीज में लंग्स को मजबूत करने के लिए कुछ क्रियाएं बताई थी। वो क्रिया भी आपको जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर देख सकते हैं। इन क्रिया और आसनों के पश्चात हमें प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। जितने ज्यादा आप स्ट्रोक लगाएंगे उतने ज्यादा आपके फेफड़े मजबूत होंगे। इस तरह से हमें 50 से 100 स्ट्रोक लगाने चाहिए। कपालभाति में मैंने पहले आपको बताया है, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। अगला हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। डीप और हार्ड ब्रीदिंग होती है जो हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाने में सक्षम है।
चेस्ट का एक्सपेंशन और स्ट्रोक के साथ वायु बाहर। हाथों का भी इसमें यूज किया जा सकता है। इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए शवासन जरूर करना चाहिए। अब कुछ खान पान से संबंधित और हमारे क्रियाकलापों से संबंधित बातें। नेचुरल विटामिन सी, संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, ये हमें जरूर अपने खाने का हिस्सा बनाने चाहिए। और हो सके आपके यहाँ पे सुबह शाम की धूप आती है तो ये जो योगासन है वो उस धूप में ही, हल्की धूप में, सुबह आजकल 6:30-7 बजे सूर्य निकल जाता है तो वो वाली धूप हमें इनटेक करनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस वायरस को मारने के लिए सिर्फ गर्म पानी ही सफिशिएंट नहीं है, हमें सुबह और शाम लगातार 5 दिन तक गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। भाप लगाने का तरीका क्या होगा? वज्रासन में बैठेंगे, भगोने में पानी डालेंगे, सर पर पूरा तौलिया ओढ़ेंगे, हाथों को इस तरह नीचे लाएंगे, हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरह से हमें भाप लेनी है। पहले नाक से हमें इनहेल करना है, मुंह से हमें सांस छोड़ना है, फिर मुंह से इनहेल करना है, नाक से सांस को छोड़ना है। इस तरह से हमें भाप लगानी चाहिए। 5 से 7 मिनट तक भाप हमें जरूर लगानी चाहिए। भाप लगाने के बाद 15 मिनट तक मुंह ढककर ही आराम करना चाहिए। सीधा आपको हवा में बाहर नहीं निकलना है। आराम कैसे करेंगे? मैंने जो आपको शवासन बताया वो शवासन आप यहां कीजिए। मुंह तौलिए से ढक लिया है, हथेलियां ऊपर की तरफ, पैर थोड़े खुले हुए, और यहीं पर हमें शवासन में डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास करना है। किस तरह से? पेट को ऊपर एक्सपेंड करना है, चेस्ट तक लेके आना है, कुंभक लगाना है और नाक से श्वास को छोड़ देना है। कंसंट्रेशन हमें अपने लंग्स पे करना है कि मेरे लंग्स मजबूत हो रहे हैं। इस तरह से शवासन में हमें दीर्घ श्वास करना, क्योंकि जो ये वायरस है हमारी नेसल कैविटी में छुपा रहता है और मौका मिलते ही रिसेप्टर को क्रॉस करके लंग्स में पहुंच जाता है। इसलिए ये सारी चीजें आपको रूटीन से करनी है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि ये संक्रमण काल चल रहा है। से नो टू जंक फूड, नहीं खाना मैदा, तला हुआ और इससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं जो हमारे शरीर को खराब करते हैं, उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। मास्क जरूर पहनना है, कम से कम कोरोना नहीं तो बैक्टीरियाज, धूल और पोल्यूशन से आपको मास्क बचाएगा। इन्फोडेमिक से बचें, ज्ञानवान गुरु जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं उनसे बचें। इन्हीं लोगों के लिए कबीर जी ने एक दोहा कहा है, वो मैं आपको बताता हूं। रंगी को नारंगी कहें, खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। अर्थ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से बचें, अपना, अपने परिवारजनों का और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। आने वाली वीडियोज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।